हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। उसमें हमने डिस्कस किया था कैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है। ओके, सो कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें क्या होता है, उसमें सॉल्ट प्रोड्यूस होता है एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। जैसे अगर हमने कोई मेटल सपोज मैग्नीशियम लिए, ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, एक सॉल्ट और हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन को मैग्नीशियम ने डिस्प्लेस किया। ओके, सो ये है एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन। सो आज हम इस टॉपिक को और डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी हम कुछ और रिएक्शन लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम हुआ, ये हमने एक लिखा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा। अगर एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा। ओके, ठीक है। आयरन लिया, आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा। सो ये सब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन एंड सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सो ये सब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन एक और एसिड है जो है नाइट्रिक एसिड, HNO3। ये मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, नाइट्रिक एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि नाइट्रिक एसिड में इसमें क्या होता है, अगर सपोज ये हमने नाइट्रिक एसिड को सपोज हमने कोई भी मेटल लिया, सोचो एल्यूमिनियम, ओके, एल्यूमिनियम के साथ इसका रिएक्शन किया तो इसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ये सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये होगा। अभी क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसके बाद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, सो ये हाइड्रोजन क्या होगा, ये जो नाइट्रिक एसिड है ये खुद रिड्यूस हो जाएगा, ये खुद रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। ओके, कैसे +5? हाइड्रोजन का है +1 और ऑक्सीजन का होता है -2, एक एटम का। तो यहाँ पे 3 है तो 3 एटम मिलके हो रहा है -6, -6 है तीनों ऑक्सीजन मिला के, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिला के हो रहा है +6। सो +6 -6 मिलके हो जा रहा है 0। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन का +5। लेकिन ये तो अगर हाइड्रोजन इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है तो हाइड्रोजन इस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बन जाएगा, ओके, हाइड्रोजन इस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके बन जाएगा वाटर। ओके, वाटर बन जाएगा, और नाइट्रोजन यहां से बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, सपोज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये एक नाइट्रोजन का ही कॉम्पाउंड है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, यहाँ पे है +5, ये +4, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का रिडक्शन हुआ क्योंकि ये +5 से +4 हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है +1। सो हाइड्रोजन का
यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ और नाइट्रोजन का यहाँ पे रिडक्शन हुआ इस रिएक्शन में। ओके, सो इसी के वजह से हमें नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन नहीं मिलता, वो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है, या ये रिएक्शन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन एटम है। ओके, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जगह नाइट्रिक ऑक्साइड ये कंपाउंड भी बनता है कभी, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, क्योंकि ऑक्सीजन का है -2 और नाइट्रोजन का है +2। यहाँ पे है +1 क्योंकि ऑक्सीजन का है -2। सो 2 एटम है नाइट्रोजन का, तो +2 -1। सो इस सारे केस में क्योंकि यहाँ पे +5 है, नाइट्रोजन रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, सो इस रिएक्शन में हमें नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं मिल रहा है। बट मैग्नीशियम और मैंगानीज के साथ अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं, मैग्नीशियम और मैंगानीज के साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं, तो उस केस में हमें हाइड्रोजन मिल सकता है। ओके, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन इस केस में ऐसे मिल सकते हैं, या मैंगनीज के साथ रिएक्शन में भी हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें मिला एसिड के साथ मेटल का क्या रिएक्शन है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइड्रोजन तो मिलेगा, लेकिन नाइट्रिक एसिड के केस में ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है हाइड्रोजन मिलना। ठीक है, अच्छा, पहले हमने देखा था जब वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन होता है, जैसे कैल्शियम के साथ वाटर का जो रिएक्शन है, इसमें हमने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन हुआ था, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन बनता है प्लस हीट प्रोड्यूस होता है। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। ओके, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, उसके बाद ये इसमें हाइड्रोजन का बबल प्रोड्यूस होता है। ओके, जैसे इसके बाद मैग्नीशियम के साथ भी वाटर का रिएक्शन होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, और ये भी हाइड्रोजन का बबल्स है। ओके, सो ये जो मेटल्स है बबल के साथ स्टिक करता है तो ये फ्लोट करने लगता है। तो ये जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स है, ओके, डिफरेंट मेटल में डिफरेंट होता है। जैसे एल्यूमिनियम के साथ भी, इसके बाद आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में भी बबल्स होता है। ओके, जिंक में भी बबल्स होता है। ठीक है, आयरन में भी बबल्स होता है। ये हमने देखा था, ये सब मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम का जो रिएक्शन होता है हॉट वाटर के साथ, उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब में केस में स्टीम चाहिए, स्टीम के साथ, जो कि वाटर का गैसीय स्टेट है, इसके साथ रिएक्शन होता है। ठीक है, सो ये सब के केस में बबल्स फॉर्मेशन करता है। सो रेट ऑफ बबल्स फॉर्मेशन जो होता है मैग्नीशियम में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है जिंक, उसके बाद होता है एल्यूमिनियम। ओके, उसके बाद होता है जिंक, उसके बाद होता है आयरन। सो ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। सो बबल्स में ये इसमें सबसे ज़्यादा बबल्स होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, और इसके बाद ये आयरन। कॉपर के केस में कोई बबल फॉर्मेशन नहीं करता है। ओके, कॉपर के केस में कोई बबल फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि कॉपर हमने देखा तो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। और कॉपर डाइल्यूट सल्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है,
तो ये कुछ एसिड के साथ रिएक्शन है। अभी हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी मेटल कैसे दूसरे मेटल का सॉल्ट का सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है। ओके, मेटल रिएक्शन करता है दूसरे मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। ओके, जैसे सपोज ये आयरन दिया, आयरन दूसरे एक मेटल है कॉपर, कॉपर का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है एक ये है सॉल्ट, सॉल्ट का सॉल्यूशन, इसके साथ रिएक्शन कैसे होगा? ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे है मेटल रिएक्शन विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, रिएक्शन विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, अदर मेटल्स का सॉल्ट्स। तो ये है अदर मेटल, ये है यहाँ पे ये आयरन है, ये कॉपर है, कॉपर का सॉल्ट है, इसका सॉल्यूशन, तो इसके साथ रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे कॉपर को आयरन डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये डिस्प्लेस करके बन रहा है फेरस सल्फेट और कॉपर बन रहा है। लेकिन इस केस में कॉपर आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन इसमें नहीं होगा क्योंकि ये आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। सो इसे हमें क्या पता चलता है? तो इसमें इससे हमें पता चल रहा है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन कॉपर को कर पा रहा है, ओके, लेकिन कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमें एक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था एक टाइप का रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमें एक रिलेटिव रिएक्टिविटी के बारे में पता चल रहा है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। क्योंकि हमने पहले देखा था जो वाटर, ऑक्सीजन या एसिड, ये सब जो रिएजेंट्स है इसके साथ सारे मेटल तो रिएक्ट नहीं करता है, कोई कोई मेटल करता है, कोई मेटल नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब रिएजेंट के साथ रिएक्शन से हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, ओके, कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। एक रफ आइडिया मिला, लेकिन एग्जैक्टली करेक्ट जो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो रिएक्टिविटी होगा, कौन सा मेटल का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, वो हमें नहीं पता चल रहा है ठीक से, ओके। सो इसके लिए हमें ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा। इससे हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल मीडियम रिएक्टिव है, कौन सा मेटल बहुत कम रिएक्टिव है, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मेटल हम लेते हैं और दूसरे मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, ओके। अगर ये इस मेटल को डिस्प्लेस कर दिया तो ये मेटल इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ओके। लेकिन यहाँ पे ये मेटल इसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है तो ये कम रिएक्टिव है, ओके। सो ये बेटर एविडेंस है, ओके, मतलब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के बारे में, ओके। अगर हम जनरल केस में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, सॉल्ट सॉल्यूशन
ऑफ बी से बन जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। ठीक है, ये बन जाएगा। तो इसमें क्या पता चलेगा, इसमें अगर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ तो ये बी से ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी ऑफ ये ज़्यादा है। तो इस बेसिस पे हम रिएक्टिविटी सीरीज बना सकते हो। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में हम अभी देखते हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा मेटल कहाँ पे है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी जो सीरीज है इसमें सबसे ऊपर है पोटाशियम। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या एक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी भी हम बोल सकते हैं या एक्टिविटी की बोल सकते हैं। तो सबसे ऊपर आता है पोटाशियम, उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो उसके बाद आता है जिंक, उसके बाद आता है जिंक, उसके बाद आता है आयरन, उसके बाद आता है लेड, उसके बाद आता है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, मरकरी, लास्ट में आता है सिल्वर और गोल्ड। ओके, तो ये सीरीज है। हम पहले फिर से लिखते हैं, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो ये है रिएक्टिव। तो पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ये सब एलिमेंट